MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की पहली खबर दर्शकों 3 राज्यों से जुड़ी हुई। पहले आपको ले जाऊंगा हिमाचल, फिर लेकर चलूंगा मध्य प्रदेश और उसके बाद यूपी अयोध्या भी ले जाऊंगा, क्योंकि एक जगह धर्म ध्वजा की तैयारी है तो 2 जगह यानी मस्जिद के नीचे से मूर्ति मिल रही है तो कहीं मस्जिद के नाम पर बवाल चल रहा है। देखिए, जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन इतिहास में बन चुका है। महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन। देखा दर्शकों, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन अब धर्म ध्वजा की तैयारी दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या आएंगे और धर्म ध्वजा फहराएंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं तैयारी कैसी हो रही है। ये आप देखिए दर्शकों, अयोध्या में मंदिर प्रांगण पूरी तरह से बन गया है और वहां पर यह है धर्म ध्वजा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो धर्म ध्वजा है जिसकी पूरी तैयारी हो गई है और अयोध्या को फिर से उसी तरह सजाया जा रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और ध्वजारोहण समारोह का जो कार्ड है, जो निमंत्रण पत्र है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पत्र को आप देखिए, बाकायदा निमंत्रण दिया जा रहा है। इसमें कई सेलिब्रिटीज भी यहां पर पहुंचेंगे। अब मैं आपको बताता हूं सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है। देख रहे हैं आप, तमाम जो एसपीजी पूरा प्रोटेक्शन है वो यहां पर एक्टिव है और उसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी यहां पर मुस्तैद रहेंगे और राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए एनएसजी कमांडोज की भी तैनाती यहां पर पहले से की गई है। तो अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये तो आपने तस्वीर देखी अयोध्या की, इसके बारे में आगे जानकारी दूं। उधर हिमाचल में संजौली में मस्जिद को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। आपको याद है संजौली मस्जिद दर्शकों, और इसे लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। सुनिए जरा। नहीं चलेंगे, 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 ढानी होगी, ढानी होगी, ढानी होगी, ढानी होगी, ढानी होगी। और अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जो मूर्तियां मिली हैं मस्जिद के नीचे से खुदाई में, ये मूर्तियां बरामद की हैं। इसके बाद सागर में चर्चा ज्यादा हो रही है कि आखिर मस्जिद के नीचे मूर्ति कैसे निकली। जो नारा पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, अयोध्या से जो संदेश पूरी दुनिया में गया, एक बार फिर प्रभु श्री राम की पावन धरा से वही गूंज उठने लगी है। 25 नवंबर वो तारीख जिस दिन राम मंदिर के शिखर पर फिर से भगवा ध्वज लहराएगा, फिर से हिंदुत्व का नारा पूरी दुनिया में जाएगा।
तरफ राम मंदिर में आस्था का परचम, दूसरी तरफ हिमाचल में अवैध मस्जिद का विरोध, तीसरी तरफ सागर की चौंकाने वाली खोज, जहां दावा है कि मस्जिद की जमीन के नीचे साक्षात प्रभु श्री राम प्रकट हुए, यानी राम मंदिर से उठी आवाज पूरे देश में सुनाई देने लगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि कैसे सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं राम मंदिर, क्या व्यवस्था है और धर्म ध्वजा कैसे स्थापित की जा रही है। आइए जरा आपको बताते हैं। यह है राम मंदिर दर्शकों, यह है वो धर्म ध्वजा। राम भक्तों के लिए एक और महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर इस धर्म ध्वजा को फहराएंगे दर्शकों, जिसे दोपहर ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। मंदिर पर ध्वज लगाना सनातन परंपरा में पवित्र कार्य माना गया है। आपको बताएं, शिखर पर लगा ध्वज भगवान की उपस्थिति का संकेत देता है और दूर से ही भक्तों को यह संदेश मिलता है कि यह स्थान दिव्यता से भरपूर है। किसी भी मंदिर पर ध्वज फहराना यह दर्शाता है कि निर्माण पूर्ण हो चुका है। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा इस महान निर्माण यात्रा के पूर्ण होने की घोषणा होगी, जो करोड़ों भक्तों की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा और विश्वास का सम्मान भी है दर्शकों। बड़ी बात क्या है, ध्वज फहराने से मंदिर की ऊंचाई 233 फीट हो जाएगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और ध्वज आरोहण करेंगे। आपको जानकारी दे दें, योगी आदित्यनाथ आयोजन की तैयारियों में पूरी तरह से सक्रिय हैं और पीएम मोदी श्री राम के नाम एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। राम से राष्ट्र का मतलब है मानव एक भक्ति करनाता, अर्थात हमारा समाज ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो और हर समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। साथियों, राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि निशिचरहीन करऊं बही भुज उठाई पन की न, यानी मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा। और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। सुन लिया दर्शकों आप। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे हिमाचल, जहां पर भारी बवाल हो रहा है। अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन मैदान में आ गए। सुनिए इधर। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अच्छा मैं बोल रहा हूं, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अरे मौखिक के वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मौखिक के वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बिजली पानी बंद करो, बंद करो। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये विवाद बढ़ता जा रहा है। ये विवाद दरअसल है संजौली मस्जिद को लेकर। देख रहे हैं आप, संजौली मस्जिद में आज विवाद के बाद नमाज नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर विरोध काफी ज्यादा बढ़ गया है दर्शकों। देख लिया आपने, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन आखिर वहां पर हुआ क्या? एकाएक क्यों नमाज नहीं हो पाई और यह विरोध क्यों बढ़ गया है? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। हिमाचल में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन एकजुट हो गए दर्शकों। अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने पर हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बाहर से आए लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जिसका विरोध करने पर मुस्लिम समुदाय के लोग काफी उग्र हो गए। शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए हैं और अनशन पर बैठ गए हैं। विरोध के बाद किसी भी शख्स को मस्जिद के भीतर जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही प्रशासन ने मस्जिद में बिजली पानी काटने का भी भरोसा दिया है और हिंदू नेताओं पर दर्ज एफआईआर वापस लेने का आश्वासन भी दिया गया। दरअसल विवाद की शुरुआत 31 अगस्त 2024 से हुई। शिमला के महली में विवाद के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। हिंदुओं से मारपीट के बाद 6 आरोपी मस्जिद से गिरफ्तार किए गए। इससे गुस्साए हिंदू संगठनों के लोगों ने मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद 3 मई को निगम आयुक्त ने मस्जिद को अवैध करार दिया।
और विवादित मस्जिद का पूरा ढांचा तोड़ने के आदेश भी दिए गए। 17 मई को वक्फ बोर्ड ने मस्जिद तोड़ने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी और मस्जिद कमेटी की इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको यह भी बताएं, 14 नवंबर को अवैध मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे, लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति ने बाहरी मुसलमानों के अंदर जाने से रोकने की आवाज उठाई। अब यह लड़ाई संजौली मस्जिद में बिजली पानी काटने पर आकर टिक गई है और इसको लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आज हमने स्थानीय लोगों से भी बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। सारी बातें स्वीकार की हैं और उन सारी बातों को लेकर के इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति के लोगों की एक समिति बनाई जा रही है, जिसकी 29 तारीख को बैठक तय हुई है प्रशासन के साथ। और प्रशासन ने कहा है कि जो 3 मांगे हमने मांगी थी, उन 3 मांगों के ऊपर प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा और जो हमारे विषय थे उन सब विषयों के ऊपर प्रशासन ने सहमति जताई है और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उन मांगों को पूरा किया जा रहा है। ओर से 8 लोग हैं, प्रशासन की ओर से प्रशासन खुद तय कर लेगा कि कितने लोग रखते हो प्रशासन की। क्रमिक अनशन में हमने इसको बदला है, लेकिन आपके सामने अभी सरकार के अधिकारी यहाँ थे, उनके सामने अनशन को तोड़ा गया है। आपके सामने एडीएम साहब थे, यहाँ पे पुलिस के अधिकारी थे और उनके कहने के ऊपर ही अनशन जो है यहाँ पर तोड़ा गया है। अब आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश, जहां मस्जिद के नीचे मूर्ति मिली है। दर्शकों देख रहे हैं आप, दिखाइए जरा अगली तस्वीर। वहां मूर्ति मिलने के बाद पूजा पाठ हो रहा है। ये देखिए आप, प्रभु श्री राम की मूर्ति मिली है और उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश, जहां सागर में बहुत पुरानी मूर्ति मिली है। दर्शकों आइए आपको बताते हैं हुआ क्या है। मध्य प्रदेश के सागर में मस्जिद निर्माण के लिए खुदाई चल रही थी और खुदाई के दौरान भगवान श्री राम की मूर्तियां निकली हैं। मूर्तियां मिलने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे, जो आप देख रहे हैं, और मस्जिद की जमीन पर मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। इतना ही नहीं, लोग उस जमीन पर मंदिर बनाने की भी मांग कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि यहां पहले मंदिर था, उसे तोड़ा गया। ऐसे में मस्जिद की जगह वहां पर अयोध्या की तर्ज पर मंदिर बनना चाहिए। हालांकि मूर्ति मिलने पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर पहुंच गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुस्लिम मस्जिद की जमीन बताने लगे और दावा कर रहे हैं कि जमीन पर मस्जिद का निर्माण होना है। वहीं मामला बिगड़ता देख मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और आपको ये जानकारी दे दें, अभी मामला सुलझा नहीं है, लेकिन इसके लिए संतों की प्रतिक्रिया आई है, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश सागर से लेकर के हिमाचल प्रदेश संजौली तक जो अवैध मस्जिदें हैं, उनका विरोध होना चाहिए। हम अपने सनातन संस्कृति के खिलाफ किसी प्रकार के कुचक्र अब हम लोग सहन नहीं करेंगे। जितने भी देश में अवैध मस्जिद हो या मदरसा हो, सभी को ध्वस्त कर देना चाहिए। किसी प्रकार के अनैतिकता को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस दिन मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर शुभ दिन मंगलवार हनुमान जी का दिन है, भगवान राम के विवाह का महाउत्सव मनाया जाएगा। उस दिन मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। देवता भी आकाश में मगन होकर पुष्पों की वर्षा करेंगे। तो सनातन समाज को इस महान अवसर को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। अपने अपने स्थान पर रहकर अपने घर की छत पर केसरिया ध्वज फहराएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सायंकाल की बेला में उस ध्वज की आरती उतारें। आइए अब आपको एक और बड़ी खबर बताऊं। इधर मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, उधर ममता बनर्जी सरकार सवालों में आ गई है। ममता बनर्जी के खास ने कहा है कि हम बंगाल में बाबरी बनाएंगे। आइए आपको बताते हैं, ये देख रहे हैं आप, इधर एक तरफ एसआईआर का विरोध हो रहा है, ममता बनर्जी सड़कों पर आ गई हैं, लेकिन चुनाव से पहले बाबरी वाला प्लान भी पूरी तरह सेट हो गया है। आपको बताऊंगा ये बाबरी वाला प्लान क्या है, क्योंकि ममता के खास हैं जिन्होंने बाबरी बनाने का ऐलान कर दिया है। अब आपको बताता हूं कि आखिर उनका प्लान क्या है और किस तरह की उनकी तैयारी है। आइए दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी वाला प्लान तैयार हो रहा है। दर्शकों, ममता की पार्टी के विधायक बाबरी मस्जिद का ऐलान कर रहे हैं, यही है वो। इनका नाम है हुमायूं कबीर। इन्होंने कहा वो बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। इसके लिए उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा का जिक्र किया, जहां अयोध्या के बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखने की तारीख को चुना है।
और आपको बता दें, ममता बनर्जी इस बाबरी वाले प्लान पर अभी तो खामोश है। ममता की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन टीएमसी विधायक के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। इस बयान के बाद बीजेपी के नेता टीएमसी पर हमलावर हैं और आपको यह भी जानकारी दे दें, टीएमसी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सुनिए जरा टीएमसी और बीजेपी क्या कह रही है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला, 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होके आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही स्थापन होगी। हम लोग बताया डेमोग्राफी का लिस्ट और आंकड़ा भी दे दिया ना। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। यह सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेंगे। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं मैं। भारत का स्वदेशी विमान तेजस क्रैश हो गया दुबई में एयर शो के दौरान। लेकिन क्या वाकई ये क्रैश हुआ है, ये मिस्ट्री क्या है दर्शकों, हर सवाल का जवाब आपको देने वाला हूं। लेकिन पहले तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे, गलत चला दिया आपने। तेजस की तस्वीर चलाइए। यहां तेजस, ये देखिए, तेजस की ताकत पूरी दुनिया देख रही है और उसी दौरान तेजस क्रैश हो गया दर्शकों। ये ताकत आपको बताऊं, दुबई में एयर शो के दौरान दर्शकों लगातार तेजस पराक्रम दिखा रहा था, लेकिन आज सीधे जमीन से टकराया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। सीधे एयर में शो के दौरान, दुबई में एयर शो के दौरान सीधे जमीन से टकराता है और तेजस हादसे का शिकार हो जाता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, यहां से जब आता है तो इसका एलिवेशन डाउनवर्ड्स है, ये नीचे की तरफ झुकता है। लेकिन पायलट कोशिश करता है, लेकिन एकाएक इस तरह से वो गिरता है जो सवाल खड़े करता है कि आखिर हुआ क्या है। अब दर्शकों, आपने देखा वहां पर लोग खड़े हुए थे, हो सकता है पायलट उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसी एयर शो में हादसा हुआ है और हमारे जाबाज पायलट भी अब नहीं रहे दुनिया में, उनकी भी मृत्यु हो गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है क्या वहां पर हुआ है, क्या वाकई वो जनता को बचाने की कोशिश में प्लेन के लिए आगे चले गए, उन्होंने अपने आप को इजेक्ट नहीं किया। तमाम सवाल हैं दर्शकों, लेकिन आपको बताऊं मैं, इस समय कई सवाल खड़े हो रहे हैं तेजस पर, लेकिन यह है अमेरिका का F-35, ये भी क्रैश हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है फाइटर जेट क्रैश होते हैं, लेकिन उसके कारण क्या है, क्या वाकई तेजस को लेकर कोई साजिश रची जा रही है, तमाम सवाल गहराते जा रहे हैं। भारत के स्वदेशी शेर की ताकत जब पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही थी, दुबई एयर शो में तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने दिल्ली तक तहलका मचा दिया। तेजस का क्रैश होना न सिर्फ भारत के डिफेंस सेक्टर पर बड़ी चोट है, बल्कि एक वार्निंग भी है,
क्योंकि जहां यह हादसा हुआ वहां कोई एक्सरसाइज ग्राउंड नहीं, बल्कि दुनिया भर की एयर पावर का प्रदर्शन हो रहा था। जहां F-35 गरज रहे थे, जहां Su-57 दहाड़ रहा था, वहां दुनिया की नजर सिर्फ तेजस पर क्यों थी, इसकी भी वजह आगे समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। दुनिया का सबसे बेहतर और घातक F-35 भी क्रैश से बच नहीं पाया, तो सिर्फ तेजस पर उंगली क्यों उठाना? क्या तेजस का क्रैश होना कोई साजिश है या महज इत्तेफाक? एक सवाल का जवाब तलाशते हैं। अब दर्शकों, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या है ये मिस्ट्री? इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आइए आपको बताता हूं। एक तरफ आम जनता, रेगिस्तान में एयर शो चल रहा है। दुबई में एयर शो के दौरान आज बहुत बड़ा हादसा हुआ दर्शकों। एयर शो में भारत का स्वदेशी तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। तेजस तब क्रैश हुआ जब वो पायलट हवा में प्रदर्शन दिखा रहा था। क्रैश के वीडियो में तेजस ऊपर से अचानक नीचे की ओर आता दिखाई पड़ता है दर्शकों। और क्रैश में तेजस को उड़ा रहे इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी शहीद हो गए। वायुसेना ने दुर्घटना के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दिए हैं। बड़ी बात क्या है दर्शकों? पहली बार तेजस किसी एयर शो के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ है। फिलहाल तेजस के क्रैश की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन पुराने विवादों के चलते शक की सुई सीधे अमेरिका की ओर घूम रही है। ऐसे में इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी बाहरी शक्ति का भी हाथ हो। 2 दिन पहले मैं आपको बता रहा हूं, तेजस की फ्यूल लीक का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैलाया था, वो झूठा निकला दर्शकों। और अब तेजस का क्रैश होना कई सवालों को पैदा करता है, क्योंकि तेजस भारत का स्वदेशी सिंगल इंजन फाइटर जेट है और दुनिया के कई देश तेजस को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में तेजस के क्रैश के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। तमाम सवाल हैं दर्शकों। एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ऐसे में दुनिया के कुछ देश भारत के इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भी खरीदने की रुचि दिखा रहे थे। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसमें मल्टी रोल कैपेबिलिटी भी है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी है, और जिसकी सीट तो इस तरह से डिजाइन की गई है कि वहाँ का पायलट 0 एल्टीट्यूड और 0 स्पीड पर भी इजेक्ट कर सकता है। लेकिन इसका दुबई में क्रैश होना यकीनन हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन ये भी सवाल उठने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ देश इस तरह के एक्शन ले रहे हों कि इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अचानक बंद कर दिया जाए। और ऐसा शुबा तब भी हुआ था जब अभिनंदन का एयरक्राफ्ट गिरा था। लेकिन दर्शकों, तेजस की सुरक्षा पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तेजस सुरक्षित है, यह बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और तेजस में उन्होंने खुद उड़ान भरी थी। दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब दर्शकों, आप सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री तेजस में बैठा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठे हुए हैं, क्योंकि ये स्वदेशी है, उसकी सुरक्षा पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, जो एयर शो चल रहा था उस दौरान कई देशों की डिफेंस एक्सपर्ट वहां पर बैठे हुए थे, कई डिफेंस कंपनियां वहां पर बैठी हुई थी। इसी दौरान तेजस क्रैश हुआ और इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये पाकिस्तान जो है कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा था। तेजस का फेक प्रोपेगेंडा बता दिया, फ्यूल लीक हो रहा है। बताइए आप, ये पाकिस्तानी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बार बार अपनी हरकतों से बताते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों एक और तस्वीर। दुबई में एयर शो में 2023 में भी एयर शो हुआ और तेजस ने वहां दमदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार तेजस को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं दर्शकों, ये साजिश हो सकती है, क्योंकि तेजस के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप खुद कहेंगे कि वाकई हमारा तेजस दमदार है और इसमें कोई शंका होनी नहीं चाहिए। तेजस की लंबाई कितनी है देख रहे हैं आप? चौड़ाई 8.20 मीटर,
ऊंचाई 4.40 मीटर और लंबाई 13 मीटर की। वजन इसका है 6,500 किलो दर्शकों। स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा। सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर। कीमत इसकी 600 करोड़ की है। यह तेजस है जो अपने आप में भारत की स्वदेशी ताकत को बताता है। अब आप सोचिए दर्शकों, अमेरिका 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 बार बार इसका नाम क्यों आ रहा है? इसके पीछे की वजह आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। भारत में विकसित स्वदेशी फाइटर जेट है तेजस। तेजस का डिजाइन भी पूरी तरह स्वदेशी है दर्शकों। हालांकि तेजस का F404 IN-20 जेट इंजन अमेरिकी है और यहीं से क्रैश के पीछे कई तरह की थ्योरीज सामने आती हैं। दरअसल यूएस ने दशकों से तेजस में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। अमेरिका ने कई बार तेजस का जरूरी सामान देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि अमेरिकी जी एरोस्पेस ने इंजन डिलीवरी को लटकाया क्योंकि तेजस के लिए अमेरिकी कंपनी से 99 इंजनों का सौदा किया गया था। अमेरिकी प्रशासन ने जानबूझकर इंजन डिलीवरी में देरी कराई दर्शकों, ताकि भारत अपना पहला स्वदेशी तेजस फाइटर जेट कभी वक्त पर ना बना पाए। वैसे भी दुबई में जहां क्रैश हुआ वहां पाक और यूएस का स्ट्रेटेजिक साथी है। अमेरिका को पता है कि तेजस से भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा क्योंकि यूएई सहित कई देश तेजस को खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। लेकिन क्रैश के बाद तेजस की मार्केटिंग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, कौन से वो देश हैं जो भारत को बढ़ता देखना नहीं चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस इसी डिफेंस लॉबी की साजिश का शिकार हुआ हो? तमाम गहरे सवाल हैं दर्शकों। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से भी बात की है। ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो ये कहना कि क्या ये पायलट एरर था, आई थिंक ये मतलब गलत होगा और स्पेकुलेशन होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे एयर शोज में जो पायलट भेजे जाते हैं वो चुने हुए चुनिंदा टेस्ट पायलट होते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ उनको जो एयरफोर्स के बोल सकते हैं वो होते हैं। तो पायलट एरर की संभावना बहुत कम लगती है। बाकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब डिटेल में आएगी कि मैकेनिकल फेलियर था या किधर हुआ, ये मतलब सारा कुछ निकल के सामने आ जाएगा, पर स्टेज पे स्पेकुलेशन करना गलत होगा। आइए दर्शकों, आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। साजिश तो भारत के खिलाफ आतंकी भी कर रहे हैं और इनकी साजिश से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं क्योंकि आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर एक जिहादी को ठोकने की तैयारी, आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। कठुआ में ये ऑपरेशन आप देखिए, आतंकियों की सर्चिंग हो रही है। ये आप देख रहे हैं, जगह जगह पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और जंगल जंगल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर आतंकी घुसपैठ की खबर के बाद इस ऑपरेशन को आप देखें तो आतंकियों का 72 हुरों के पास जाना तय दिख रहा है। दर्शकों, इधर आतंकियों के नेटवर्क पर भी कार्रवाई की जा रही है। जो ड्रग कार्टेल चल रहा है दर्शकों, यह भी भारत के खिलाफ बड़ी साजिश है और आईएसआई के ड्रग कार्टेल पर आज बुलडोजर एक्शन, वो भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। अब दर्शकों में एक और कार्रवाई आपको बताता हूं। आज देश भर में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इधर आतंकियों का मोबाइल खुल गया है और जो मोबाइल से डेटा रिट्रीव किया गया है वो चौंकाने वाला है, डराने वाला है। उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। और इधर देश भर में कार्रवाई की जा रही है। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देख रहे हैं होटल के सीसीटीवी में आतंकी कैद हुआ है और ये मुनीर के मौरों की तलाश जारी है जो भारत में दहशत फैलाने के लिए आए हैं, लेकिन इनको एक एक करके पकड़ने की पूरी तैयारी है। अब मैं आपको दिखाता हूं आईएसआई के प्लान पर भारत के किलर कमांडोज की पूरी तैयारी है। फुल फ्रेम दिखाइए।
के सफोलो का एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर तक चौतरफा वार शुरू हो गया है। आतंकी एक एक अड्डे पर स्ट्राइक चल रही है, फिर चाहे वो आईएसआई का ट्रक कार्टेल हो, मुनीर के पैसों पर पलने वाले आतंकी या फिर व्हाइट कॉलर टेरर। इंडियन आर्मी के जाबाज मोर्चे पर डट चुके हैं। गोलियों की गूंज और आतंक के खात्मे का शोर अब हर ओर गूंज रहा है, चाहे वो कठुआ के जंगल हो या लुधियाना में छिपे आतंकी। हमें डाक मिला है कि हमें दुश्मन के इलाके में जाके उसको बर्बाद करना है। आप सब लोग उसके लिए तैयार हैं? एक तरफ आतंक का अंत, दूसरी तरफ साजिश को डिकोड करती इंटेलिजेंस। एक ऐसा ही खुलासा दिल्ली ब्लास्ट पर हुआ, जिसका नाम है कोड 200। अगले कुछ मिनटों में आतंक की पूरी पड़ताल, एक एक तार और देश के गद्दारों को बेनकाब करेंगे। बस देखते जाइए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कैसे आतंकियों पर डबल एक्शन चल रहा है। एक तरफ ठोकने की तैयारी और दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन। पाक के पैसों पर पलने वाले आतंकियों का देश भर में सफाया हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। कठुआ के जंगलों में दहशतगर्दों को घेरे जाने की खबर सामने आई है। सुरक्षा बल पूरे जंगल को घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू, कठुआ और सांबा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन किसी बड़े खुफिया इंटेल का इशारा है, यानी जल्द ही आतंकियों के जाननुम पहुंचने की खबर भी सामने आएगी। वहीं दूसरी तरफ आईएसआई समर्थित ड्रग कार्टेल पर यह एक्शन हुआ है। देख रहे हैं आप ये जम्मू जिले में ड्रग माफिया के ठिकाने पर योगी स्टाइल में बुलडोजर चला। नार्को टेरर नेटवर्क के जरिए हाइब्रिड आतंकियों को नशा सप्लाई होता है। दर्शकों सोचिए आप जरा, ये ड्रग माफिया नशे के जरिए युवाओं को आतंकी साजिश में शामिल करते हैं और हंदवाड़ा में सीआरपीएफ ने इस नार्को टेरर नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। बुलडोजर चला है वहां पर। लेकिन आपको दिखाता हूं दर्शकों में लगातार एक्शन हो रहा है और इस बीच आज एक और खबर आई सामने जिसने चौंका दिया। देख रहे हैं आप, चाइनीज ग्रेनेड और पिस्टल बरामद की गई है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के बारामूला में। देखिए आप जरा, ये चाइना की साजिश की ओर इशारा करती हैं। क्या चाइना पाकिस्तान को हथियार देता है और वही हथियार ये आतंकी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? ये सर्च ऑपरेशन और चाइनीज हथियार मिलना किस ओर इशारा करते हैं, एक्सपर्ट से समझिए। दिल्ली धमाकों के बाद ही क्यों? देखिए, कई बार ऐसा है, पूरे देश में ऑलरेडी चल रहा था, खासकर जम्मू कश्मीर में सेना ने भी ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, बहुत सिविल पुलिस ने भी ऑपरेशन चलाए। देश को इस वक्त डीप क्लीनिंग की जरूरत है, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो व्हाइट कॉलर, जो मतलब देश के दुश्मन, हमारे अपने लोग, जो जिनको कोई गुमराह बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं उनको सिर्फ एक ही भाषा है, वो टेररिस्ट हैं। आइए दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं आतंकियों पर कैसी बड़ी स्ट्राइक की जा रही है। ये देख रहे हैं आप, दिल्ली धमाका। 200 वीडियो देखकर धमाके की साजिश रची गई थी दर्शकों। और वो 200 वीडियो क्या है, उनमें कौन सा कोड छिपा हुआ है, इसके बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है। एक और तस्वीर आपको बताते हैं। इन आतंकियों ने डेटा डिलीट कर दिया था दर्शकों। सोचिए आप, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पढ़े लिखे सिर्फ दिखने के लिए थे। इनके दिमाग में जहर भरा था, लेकिन इन्होंने सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया था। लेकिन इस डेटा को रिकवर कर लिया गया है, रिट्रीव कर लिया गया है, और उससे जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। आइए आपको जानकारी देता हूं। दिल्ली धमाके पर एनआईए की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ दर्शकों। मोबाइल डेटा से पता चला कि आतंकी लंबे समय से साजिश रच रहे थे। अकेले मुजम्मिल के मोबाइल से करीब 200 वीडियो मिले हैं। मोबाइल में मिले वीडियोस में बम बनाने के तरीके और जैश-ए मोहम्मद के भाषण हैं। जैश कमांडर और आईसिस से जुड़े कई वीडियोस फोन से बरामद किए गए हैं। मुजम्मिल के फोन से बम बनाने की ट्रेनिंग के वीडियो मिले हैं दर्शकों। इनमें 80 वीडियो सिर्फ और सिर्फ बम बनाने की ट्रेनिंग के। आप सोचिए जरा, मोबाइल से ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर ऑपरेट करने का वीडियो भी सामने आया। यानी आतंकी डॉक्टर दिल्ली पर ड्रोन हमले की तैयारी कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फोन की जांच से ही उमर के तुर्की कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। 3 साल पहले मुजम्मिल और डॉक्टर उमर जो आतंकी बन गया था, वो तुर्की गया था। तुर्कियों में आतंकियों की सीरियाई आईसिस कमांडर से मुलाकात हुई थी।
आतंकी डॉक्टर को आईएसआईएस कमांडर की यह मुलाकात जैश ने कराई थी। आतंकियों के मोबाइल में जैश मुखिया मसूद अजहर का भाषण भी मिला है। आप सोचिए इनके दिमाग में कैसे जहर भरा जा रहा था। एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर टर्की गए, वहां जैश ए मोहम्मद के कमांडर से मिले। उसने उन्हें मिलवाया सीरिया के बॉम्ब एक्सपर्ट से, जिसने इन्हें जानकारी दी किस बारे में कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव कैसे बनाए जाते हैं, डेंजरस केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और आतंकियों को वेपन ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। इस जानकारी के इन्होंने करीब 200 वीडियो बनाए और उन वीडियो में तकरीरें भी थी मसूद अजहर की। दरअसल में पढ़े लिखे आदमियों को यह बताया जाता है कि बेशक सुसाइड डेमोक्रेटिक नहीं है, बेशक सुसाइड सिविल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन याद रखें कि अपनी कौम की आइडियोलॉजी को साबित करने के लिए, कायम रखने के उद्देश्य से जो बलिदान दिया जाता है वो सुसाइड नहीं, वो शहादत है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं सीधे महाराष्ट्र, जहां से आज जो खबर आई है। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर मौत मिली है। दर्शकों दिखाता हूं मैं आप, महाराष्ट्र में मराठी विवाद चल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक शख्स ने अपने कर्मचारी से मराठी बोलने का जो ये विवाद है, ये देर से आने से शुरू हुआ है। पहले आप सुनिए जरा वहां क्या हुआ। सोचिए आप, इसकी आगे की जानकारी आपको दूं, लेकिन पहले भी मराठी ना बोलने पर मारपीट की गई है। पहले भी महाराष्ट्र में ऐसे विवाद सामने आए। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, कहीं लड़की पर मराठी बोलने का दबाव बनाया जा रहा है। सुनिए जरा। क्यों बोले तो मराठी बोला नहीं आता मुझे, हिंदी मराठी बोल नहीं आता, का नहीं आता, कुठे ऑफिसला कामाला आहे, क्यों बोले तो मराठी बोलायला लागणार तुला, का नाही बोलणार तू मराठी, का नाही बोलणार मराठी, का नाही बोलणार मराठी, तू महाराष्ट्रात कसं राहते, महाराष्ट्रात कसं राहते, महाराष्ट्रात कसं राहते तू, मेरी मर्जी से रहती मग निघायचं आता इकडनं निघायचं महाराष्ट्र निघायचं, क्यों, मेरे खुद का घर है, किधर का गाँव किधर है तेरा, मेरा गांव कहीं का मेरा गांव मराठी में बात करने का, मराठी में बात कर, क्या करोगे, बात करूं, मेरी मर्जी। दर्शकों इसी विवाद में एक लड़के की जान चली गई। उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। इसका नाम अर्नव बताया जा रहा है और इस लड़के ने मराठी और हिंदी विवाद के बीच आत्महत्या कर ली। आपको बताऊं, लोकल में सफर करता था। लोकल में कई लोग जाते हैं, कई लोग लोकल में सफर करते हैं, लेकिन इसी लोकल में भाषा को लेकर विवाद हुआ और ऐसा विवाद हुआ कि एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी का विवाद जानलेवा हो गया है। मराठी की जगह हिंदी बोलने पर 19 साल के छात्र की मुंबई लोकल में इतनी पिटाई की गई कि पीड़ित छात्र ने तनाव में फांसी लगाकर जान दी। अब ये जो है ना, ये भस्मापुर जो है ना, ये अब पहुंच गया है मराठी भाइयों तक, और ये इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के नाम पर जो हो रहा है बहुत खतरनाक है, लोगों के खून तक घुस गया है। अधिकारी की पिटाई कर दी। मराठी महिला ने अधिकारी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। बिना किसी जांच या सुनवाई के राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने गुंडों की तरह उसकी पिटाई कर दी। दर्शकों आज फिर महाराष्ट्र से भाषा पर विवाद की 2 खबरें सामने आई। आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवी मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी की पिटाई कर दी, गुंडे की।
पिटाई करने वाले एमएनएस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शख्स ने मराठी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था। व्यक्ति को पीटने का वीडियो भी सामने आया जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें ऑफिस में बैठे कई लोग हिंदी भाषी के ऊपर मारपीट करते हैं, हमला बोल देते हैं। एक महिला भी वहां पर मौजूद है, वो भी उस शख्स पर हाथ उठाती है। बताया जा रहा है कि बिहार के रहने वाले अधिकारी ने अपनी महिला कर्मचारी पर समय से ऑफिस ना आने की वजह पूछी तो महिला ने बोला, मैं मराठी हूं, ये मेरा महाराष्ट्र है, यहां तुम बिहार वालों की नहीं चलेगी। जिसके बाद महिला ने अभद्र व्यवहार की शिकायत एमएनएस के कार्यकर्ताओं से कर दी और राज ठाकरे की पार्टी के गुंडे जो अपने को कार्यकर्ता बता रहे हैं वो अधिकारी की पिटाई करने चले गए। अधिकारी से माफी मंगवाई और माफी नामा भी लिखवाया गया। एमएनएस की चेतावनी भी सामने आई है, महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं चलेगा। अब सवाल ये, क्या केवल महिला की शिकायत पर अधिकारी को दोषी मान लिया जाए? अगर महिला से गलत व्यवहार हुआ तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई, राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के पास क्यों गई? और राज ठाकरे के कार्यकर्ता भी यहां पर आकर गुंडई करने लगे, उनको ये अधिकार किसने दिया है? लेकिन दर्शकों, इधर एक विवाद खत्म नहीं हुआ, एक और विवाद सामने आ गया। दिखाइए जरा, ये देखिए, यहां पर ठाकरे बंधु हैं, पापी हैं, ये बाकायदा सियासत भी हो रही है और ठाकरे बंधुओं पर इसका सीधा आरोप लगाकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर महाराष्ट्र में हुआ क्या। एक और छात्र है जिसकी मृत्यु हो गई है दर्शकों, उसकी मौत हो गई। दिखाता हूं मैं आपको। छात्र जो लोकल में सफर करता था, मराठी हिंदी विवाद ने 19 साल के छात्र की जान ले ली। अर्नव खैरे नाम के छात्र पर घर में सुसाइड की खबर मिलते ही परिवार वाले सन्न रह गए। 18 नवंबर को मुंबई लोकल में मराठी हिंदी को लेकर विवाद हुआ। ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने के चलते अर्नव को धक्का लगा। अर्नव ने ट्रेन में एक शख्स से कहा, भाई थोड़ा आगे हो जाओ। ट्रेन में सवार कुछ लोगों ने अर्नव के हिंदी बोलने पर आपत्ति जताई और कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। अर्नव ने कहा वो मराठी ही है, इसके बाद भी उसे बेरहमी से पीटा गया। मराठी ना बोलने पर लोगों ने उसे धमकी दी। अर्नव के पिता ने कहा, घर लौटने के बाद वो काफी घबराया हुआ था, वो टेंशन में था। बेटे ने कांपते हुए बताया कि उसे ट्रेन में थप्पड़ मारा गया है। घटना के चलते वो काफी मानसिक तनाव से गुजर रहा था और इसी तनाव के चलते उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अर्नव के पिता ने कहा, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन भाषा के नाम पर ऐसी नफरत और हिंसा नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस ने केस दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रेलवे पुलिस की मदद से आरोपियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की कोशिश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं अर्नव के पिता का क्या कहना है, सुनिए जरा। सकाळी ट्रेनमध्ये बसून जात असताना त्याला ट्रेनमध्ये धक्काबुक्की लागत होती, तर समोर त्याच्या एक हिंदी भाषिक होता। आता तो कुठला होता ते मी असं सांगू शकत नाही की तो यूपीचाच होता की कुठला होता। तो समजून गेला असेल त्याच्या कदाचित राहणीमानावरून, म्हणून तो बोलला की तो हिंदी भाषिक मुलगा होता आणि त्याला मी सांगितलं माझ्यावर धक्का येतोय, म्हणून तो त्याला हिंदीतून त्यांनी सांगितलं की भाई थोडा आगे धक्का दो, मेरे ऊपर धक्का आ रहा है। तर त्याच्या बाकीचे प्रवासी होते त्यांनी डायरेक्ट त्याच्या कानाखाली मारला आणि एक पहिल्यांदा मारला आणि त्याला सांगितलं की तुला मराठी बोलता येत नाही का, मराठी बोलायची लाज वाटते काय? आणि त्याला अजून माझा मुलगा घाबरत मला हे सांगत होता की तुला मराठी बोलायला लाज वाटते का? आणि मी त्याला परत विचारलं की तुला काय भरपूर मारलं का? हा पप्पा ते बरेच लोक होते आणि मला घाबरवलं, मी खूप घाबरलो होतो, म्हणून मला मुलुंडला उतरायचं होतं, तर मी ठाण्याला उतरून नंतर पुढे कॉलेजला गेलो। अब दर्शकों, महाराष्ट्र में इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। अब ये जो है ना, ये भस्मापुर जो है ना, ये अब पहुंच गया है मराठी भाइयों तक और ये इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का लैंग्वेज के नाम पर, भाषा के नाम पर जो ये हो रहा है बहुत खतरनाक है, लोगों के खून तक घुस गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत हद हो चुकी है अब ये इसके ऊपर कुछ कानून बनाइए। लगातार मैं बात कह रहा हूं कि राज ठाकरे जी जिस तरह का जहर फैला रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर भाषा को लेकर, इसका जो परिणाम होगा ये अच्छा नहीं होगा। आज एक मासूम मराठी मानुस के बेटे ने अपनी जान गंवाई है। राज ठाकरे जी पर एक्शन होना चाहिए, मनसे पर एक्शन होना चाहिए और इस गलतफहमी में ना रहिए कि मनसे मराठी मानुस के लिए खड़ा है
और भाषा के आधार पर भारत को जो ये भारत में विभाजन करने का काम कर रहे हैं इसको बंद करें। तो इस पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मन से पर कार्रवाई होनी। ये जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों समाज में तेड़ पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं और समाज विघातक इस प्रकार के काम ये लोग जो कर रहे हैं, ये जो है वो विष फैला रहे हैं समाज में। भाषा यह संपर्क का माध्यम होती है, संघर्ष का नहीं। इसी का ये नतीजा है कि एक मराठी युवक को इस हादसे की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको सीधे लेकर चलता हूं महाराष्ट्र के बाद बिहार में नीतीश की सरकार तो बन गई है, लेकिन नीतीश की ताकत आउट हो गई है और बीजेपी की इन हो गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको दिखाते हैं तस्वीर। नीतीश कुमार की सरकार बनी, एनडीए बीजेपी का गठबंधन मजबूत दावा भी किया गया, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को जहां मुख्यमंत्री पद मिला है तो इस बार उनसे कई विभाग जो हैं वो छीन लिए गए, या यूं कहिए बीजेपी ने कब्जा कर लिया। गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के पास रहेगा। जो नीतीश कुमार के पास हुआ करता था अब वो आ गया है सम्राट चौधरी के पास। लेकिन आपको बताएं, इधर कई सारे मंत्री हैं जिनको विभाग दे दिए गए, विभागों का बंटवारा हो गया, जिसमें कई सारे ऐसे विभाग हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी बिहार में मजबूत हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी मजबूत हो गई है। इसके पीछे आप कारण समझिए, सियासी मैसेज समझिए। आइए आपको बताते हैं। बिहार की सियासत जो 20 साल में नहीं हुआ वो हो गया है। इस बार विभागों के बंटवारे में एक नई चीज देखने को मिली। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है। नई कैबिनेट में सबसे अहम गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया गया है। बीजेपी कोटे से आने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कद बढ़ गया है। अब वो बिहार में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा संभालेंगे। हालांकि जेडीयू ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। विजेंद्र प्रसाद को वित्त और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि जेडीयू ने अपने सभी पुराने मंत्रियों का विभाग बरकरार रखा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि एवं राजस्व विभाग है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्री बनाया गया है। नितिन नवीन को नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी कोटे से राम कृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं। अरुण शंकर को पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का जिम्मा दिया गया है। श्रेयसी सिंह के पास सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग दिया गया है। एलजेपीआर कोटे में गन्ना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग गया है और जीतन राम मांझी यानी हम कोटे में लघु जल संसाधन विभाग गया है। और ये वो कोटे हैं जो बता रहे हैं कि एनडीए ने इस बार विभागों के बंटवारे में भी सोशल इंजीनियरिंग की है। सुनिए जरा। अभी तक जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, गृह मंत्रालय वो अपने पास रखते थे। चूंकि इस बार गृह मंत्रालय उप मुख्यमंत्री जो भाजपा से हैं सम्राट चौधरी, उनको दिया गया है। जनता दल यू और मुख्यमंत्री के सहमति के बिना ऐसा हुआ होगा या हुआ है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे विभागों के बंटवारे को लेकर, तो संभव है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हो कि गृह मंत्रालय अब आप रखिए, आप हमसे ज़्यादा युवा हैं, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और उसके वित्त मंत्रालय हम दूसरे को दे देते हैं। तो ये सामान्य एक बंटवारा है। जनता के विश्वास का, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा का और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अवसर दिया है उसका मैं पूरी तरह से न्याय कर सकता हूँ। और जनता के जो हमारे 2025 के घोषणा पत्र में जो हमारे संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाना, बिहार को विकसित राज्य बनाने में कैसे हम आगे भूमिका निभा सकते हैं, उसको पूरा प्रयास करके करें। महुआ की जनता को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस भारी बहुमत से मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जवाबदेही दोनों प्रति बढ़ गई है। एक तो बिहार राज्य में मंत्रिपरिषद के शपथ लेने के बाद बिहार में जो मंत्रालय मिलेगा उस मंत्रालय का काम करने का, वहीं दूसरी प्रकार मुझे महुआ की जनता ने जो अपार बहुमत से जिताया है उनकी जवाबदेही मेरे कंधों पे है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। जबरदस्त उत्साह है। हम लोगों के ऊपर इस बात का जिम्मेदारी है कि हम लोग
बिहार की जनता ने जिन उम्मीदों से हमें 200 से ज्यादा सीटें दी हैं, उनकी उम्मीद पे खड़ा उतरना है। बहुत खुशी की बात है कि चिराग को शामिल किया गया, हमारी पार्टी को शामिल किया गया है और ये सब चिराग की मेहनत का फल है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक और खबर दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत और भारत की ताकत आपको दिखाई देगी। G20 समिट में डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं, पीएम मोदी जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आउट हो गए। और सोचिए आप क्या कारण रहा होगा, दिखाता हूं मैं आपको। पहली तस्वीर दिखाइए, प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं जहां पर G20 समिट हो रही है और आप देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है वहां। अब मैं आपको दिखाता हूं, आज फोक डांस किया गया। ये दक्षिण अफ्रीका का नृत्य है और देखिए कैसे प्रणाम किया गया लेटकर, दिखाइए। ये तस्वीर आप देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटकर प्रणाम किया है और प्रधानमंत्री ने भी झुककर अभिवादन को स्वीकारा है। और भारतीय समुदाय के लोग भी थे जो पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। और जोहान्सबर्ग में ये बड़ी बैठक है दर्शकों, लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं और कई सारे सवाल खड़े हो गए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। आपको एक एक जानकारी आज मैं देने वाला हूं क्योंकि इसमें भारत की ताकत बढ़ गई है। आइए जरा आपको बताते हैं, जोहान्सबर्ग G20 को लेकर ट्रंप बैकफुट पर आ गए दर्शकों। ट्रंप ने G20 के बहिष्कार का फैसला बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका इसमें शामिल होगा, अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति के दूत इसमें शिरकत करेंगे। ट्रंप के दूत के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के राजदूत इसमें शामिल होंगे। अमेरिका के मार्क डी दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक राजदूत हैं और डी डिलॉर्ड केवल G20 के आखिरी सेशन में शिरकत करेंगे। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने बहिष्कार का ऐलान किया था और इसके लिए दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकार का बहाना बनाया था। ट्रंप ने मीडिया में कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत पर अत्याचार होता है, यानी रेसिस्ट, इसलिए अमेरिका की तरफ से कोई इसमें शामिल नहीं होगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद दक्षिण अफ्रीका के तेवर भी काफी सख्त हो गए थे। अफ्रीका ने कहा किसी के ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इधर पीएम मोदी शामिल हुए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। It's unfortunate that ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें अमेरिका जैसी बड़ी आर्थिक शक्ति शामिल नहीं होगी। इसका असर पड़ेगा, लेकिन ये समिट बहुत बड़ा है क्योंकि आज का G20 उस G20 से बड़ा है जिसमें केवल 19 देश होते थे। अब इसकी सफलता किसी एक देश की भागीदारी पर निर्भर नहीं रहती है। it is not dependent on any one nation to succeed. The United States is not participating. अमेरिका G20 की औपचारिक बातचीत में शामिल नहीं होगा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति और उनकी टीम इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, वो आपत्तिजनक है। अमेरिका की तरफ से साउथ अफ्रीका के उसके राजदूत महज एक प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होंगे, लेकिन वो किसी आधिकारिक बातचीत में शामिल नहीं होंगे, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका का दावा है। सुन लिया आप, व्हाइट हाउस ने पहले मना किया, लेकिन अगली बार डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका कोई मेजबानी कर ली है, इसलिए उन्होंने आखिरी सेशन में शिरकत करने की बात कही। लेकिन इधर पीएम मोदी की ताकत बढ़ गई है दर्शकों। दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक शुरू हो गई है और आपको बताएं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 3 दिन यह बैठक चलेगी। पीएम मोदी इसमें शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। पीएम राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर पहुंचे हुए। पीएम मोदी G20 के 3 मुख्य सेशंस को संबोधित भी करेंगे।
पीएम मोदी IBSA की बैठक में भी शामिल होंगे। IBSA मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इस दौरान पीएम मोदी कई देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका की यह चौथी आधिकारिक यात्रा है। दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले मोदी ने कहा यह समिट काफी खास है। दक्षिण अफ्रीका में यह पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। 2023 में अफ्रीकी यूनियन G20 का सदस्य बना था और भारत में ही प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका थी। दर्शकों, उस समय हम आपको बताएं 2023 में G20 की बैठक दिल्ली में हुई थी और मोदी ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर जबरदस्त उनका स्वागत किया गया है। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। अब मैं आपको बता रहा हूं विदेश विभाग के सचिव इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अफ्रीका में ये पहला G20 समिट हो रहा है जिसमें अफ्रीका का विकास केंद्र में होगा। ग्लोबल साउथ के विकास को भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। भारत में G20 समिट के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं G20 इतना खास क्यों है, G20 इतना बड़ा क्यों है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए जरा आपको बताते हैं। G20 दुनिया के ताकतवर देशों का एक समूह है। यह जानकारी आपको दे दें, 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं जिनके झंडे आप देख रहे हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देश भी हैं। भारत, रूस, ब्राजील, इटली, साउथ अफ्रीका और तुर्की भी इसमें शामिल हैं। चीन, मैक्सिको, इंडोनेशिया और सऊदी अरब भी इसके सदस्य हैं। G20 के देशों का दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में 75% की हिस्सेदारी है। G20 में दुनिया की 85% इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। दर्शकों, फिलहाल G20 में 20 से ज्यादा देश इसके सदस्य हैं। पहले केवल 19 देश और यूरोपीय संघ इसमें था। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है जिसमें पीएम मोदी की भी अहम भूमिका है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर है दर्शकों, और ये खबर सिर्फ आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपको देखनी ही चाहिए। कल हमने आपको खबर दिखाई, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आज फिर ऐसा ही हुआ दर्शकों, बच्चे ने प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड कर लिया। तो गलती आपकी है, हमारी है, किसकी गलती है? आज आपको एक एक चीज बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये छात्रा, इसने भी आत्महत्या कर ली है, इसने भी खुदकुशी कर ली है। और ये खबर आई है दर्शकों मध्य प्रदेश के रीवा से। 11वीं की ये छात्रा थी जिसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन दर्शकों आपको सुसाइड नोट में दिखाता हूं जो इस बच्ची का सामने आया, देख रहे हैं आप ये सुसाइड नोट है जिसमें उसने खुलासा किया है कि वो कितनी परेशान थी। आप सोचिए बच्चों के दिमाग पर कितना प्रेशर है, कितना दबाव है, ये हमें और आपको समझना होगा। अगली तस्वीर दिखाइए। कल ही मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी दिल्ली के छात्र की जिसने शिक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी और उसके दिमाग में भी काफी ज्यादा विचार थे, लेकिन वो किससे कहे, कोई सुनने वाला ही नहीं था। तो इसमें गलती किसकी है? एक और तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये बच्ची ने सुसाइड कर लिया कूदकर, और ये तस्वीर विचलित करने वाली है। ये तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर बच्चे किस दबाव में हैं, और इसी दबाव के लिए कहा जा रहा है कि माता पिताओं को भी अब सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। रिपोर्ट देखिए। क्या हमारे बच्चे मुश्किल में हैं? क्या हमारे बच्चे अकेला महसूस कर रहे हैं? क्या हम और आप अपने बच्चों को ठीक से समझ नहीं पा रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश में बच्चों की खुदकुशी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खुदकुशी का ताजा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां 11वीं की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। 2 दिन पहले दिल्ली में 10वीं के छात्र ने खुदकुशी की थी। शौर्य पाटिल नाम के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दी थी। मध्य प्रदेश के रीवा और दिल्ली के करोल बाग की घटनाएं शिक्षक की प्रताड़ना से जुड़ी हुई हैं, जिसकी सच्चाई दोनों मामलों में मिले सुसाइड नोट में पता चली। तो सवाल ये कि क्या शिक्षक वो शिक्षक नहीं रहे जिनके भरोसे हम अपने बच्चों को छोड़ते हैं, या कमी हम में और आप में है जो बच्चों को मुश्किल से मुश्किल हालात से निपटने और अपनी परेशानियों को घर में साझा करने का माहौल बना नहीं पा रहे। सोचिए दर्शकों, आप सवाल कई सारे हैं और ये खबर गंभीर है दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं।
आपको देखनी ही चाहिए। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक प्राइवेट स्कूल की बच्ची ने मौत को गले लगा लिया। 17 साल की 11वीं की इस बच्ची ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। मामला सेमरिया स्थित एक स्कूल का है। पुलिस को बच्ची के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें स्कूल के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे। बच्ची ने नोट में लिखा, शिक्षक उसे पीटते हैं, पीटने के दौरान वो गलत तरीके से हाथ पकड़ते हैं, सजा के दौरान शिक्षक अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं, कई बार वो चैलेंज देते हैं कि मुट्ठी खोल कर दिखाओ, पनिशमेंट के दौरान उसे बेंच पर खड़ा कर दिया जाता है, मेरी उंगलियों के बीच में पेन डालकर जोर से दबाया जाता है, कभी कभी हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं देखो कितना ठंडा है। इन घटनाओं से तकलीफ होती है, अब जीने की इच्छा नहीं है। और रीवा में खुदकुशी की इस घटना के बाद परिवार वाले सदमे में है। दर्शकों, सोचिए उनकी बच्ची छोड़कर चली गई है। लेकिन आपको बताते हैं जांच अधिकारी इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नाबालिग बच्चे ने अपने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है। हम लोग तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और मर्ग जांच की गई है। मर्ग प्रथम दृष्टया कायम किया गया है जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। घटनास्थल पर से पुलिस को एक कॉपी मिली है जिसमें 4-5 पन्नों का एक नोट लिखा हुआ है, जो एक 9th की कॉपी में लिखा है, जो पुराना भी है या अभी का है ये क्लियर नहीं है, जिसमें विधिक राय जांच प्राप्त करके उसके आधार पर जांच की जा रही है कि मृत्यु का कारण क्या है। क्योंकि नोट को पढ़ने से प्रथम दृष्टया ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है। इस संबंध में हमारे द्वारा विधिक जांच प्राप्त की जा रही है और विस्तृत मार्ग जांच की जा रही है। उसके आधार पर ये क्लियर होगा कि मृतक द्वारा किन कारणों से सुसाइड की गई है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, कल जो दिल्ली में छात्र शौर्य ने आत्महत्या की है वो मामला भी बढ़ता जा रहा है। परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवार वालों ने इसके लिए प्रदर्शन भी तेज कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, आपको बताएं कई लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, ये है वो प्रदर्शन। और बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को बार बार परेशान किया जा रहा है। देखिए ये बहुत अहम बात है दर्शकों, शिक्षक होते हैं वो अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक सारे ही प्रताड़ित करते हैं। लेकिन 2 दिन पहले दिल्ली में जो मामला सामने आया वो चौंकाने वाला है। 10वीं के छात्र शौर्य पाटिल ने आत्महत्या कर ली। शौर्य पाटिल ने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दी। और इस बच्चे ने अपनी सुसाइड नोट में स्कूल के शिक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हमने आपको बताया था शौर्य पाटिल ने स्कूल में प्रताड़ित करने और सरेआम अपमानित करने की भी बातें सुसाइड नोट में लिखी थी। इस घटना के बाद से दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। राजेंद्र प्लेस के सेंट कोलंबा स्कूल के सामने आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। जो तस्वीर आप देख रहे हैं सेंट कोलंबस स्कूल है। बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बीच खबर है कि स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल समेत 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच तेज कर दी है और राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है जो 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर मौजूद पोस्टर बैनर में लिखा है कि शौर्य को न्याय देने को लेकर आज हम यहाँ पर खड़े हैं। कुछ अभिभावक उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरीके से आप शौर्य को न्याय दिलाने को लेकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते हैं? सर, उसने सुसाइड नोट में क्लियर कट बच्चे ने लिखा हुआ है कि आज जो मेरे साथ घटना हुई है वो और दूसरे बच्चों के साथ चाहते हैं। इस बच्चे को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए ताकि और कोई बच्चे इस तरीके से ना करे। किसी भी स्कूल में नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से उस बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा था, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटी है इस स्कूल में जब बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा था। सवाल गंभीर है दर्शकों, हमारे बच्चों से हमें बात करनी चाहिए ताकि वो आपको समझें, स्कूल को समझें, शिक्षकों को समझें और जीवन के मूल्य को समझें। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। भाषा को लेकर देश भर में विवाद होता रहा है दर्शकों, प्रांतों के बीच दूरियां पैदा की जा रही हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं आचार्य चाणक्य ने देश की एकता के लिए क्या सूत्र दिया है। आचार्य चाणक्य ने राज्यवाद, जातिवाद या धर्मवाद से ऊपर राष्ट्रवाद की भावना को रखा है। उनका विचार था देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ है और राष्ट्रहित ही राष्ट्र सर्वोपरि है। देश में आंतरिक एकता और राष्ट्रवाद की भावना बहुत जरूरी है। जब जनता एकजुट और देश के प्रति समर्पित होती है तो दुश्मन के लिए देश को हराना असंभव हो जाता है। जब नागरिक एकजुट होकर सरकार पर भरोसा करते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए आपको भी एक रहना है, यूनिटी दिखानी है, ना कि भाषा
और अन्य विवादों के बीच में फंसना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।